Hello students, in today's session we'll learn some of the aspect of the new chapter that is called work energy and power. ठीक है, हम थोड़ा सा हम वर्क के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे आज. ठीक है, आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल एट योर होम. ठीक है, एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एट योर होम. ठीक है, अपने घर पे थोड़ा सा अपना केयर करें. ठीक है, और साथ साथ में थोड़े से प्रिपरेशन करते रहें, पढ़ाई वढ़ाई करते रहें अपने घर पे. ओके, सो अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर आपको ऑलरेडी हो चुका था, जिसमें हमने फोर्स चैप्टर पढ़ा था. फोर्स में हम सारे न्यूमेरिकल एज वेल एज मूवमेंट ऑफ फोर्स के न्यूमेरिकल्स और बाकी सेंटर ऑफ मास और इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे. ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर है. ठीक है, वर्क एनर्जी पावर. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे फोर्स से ज़्यादा फोर्स कैसे वर्क प्रोड्यूस कर सकता है एक पर्टिकुलर बॉडी में. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ फोर्स. ओके, सो इफ आई गो विद द डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोर्स की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं. इन साइंटिफिक टर्म, वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स इफ द फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले जब हमने फोर्स पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या चेंज कर देता है. इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी. ठीक है, अगर रेस्ट पे रहता है बॉडी तो उसका स्टेट को चेंज करता है. ठीक है, तो अगर ये रेस्ट पे है, मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, ये मूव कर जाएगा बॉडी. ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में था, इसी डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाता हूँ मोशन के डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, तो दैट मीन्स कि इसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर रहा था एंड यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को चेंज कर रहा था. बट अब क्या होगा, वर्क थोड़ा सा क्या कहते हैं, फोर्स वर्क कुछ वर्क डन भी कर रहा होगा. ठीक है, तो उस इन साइंटिफिक टर्म में हम वर्क डन को क्या कहते हैं, ठीक है, वो हम इस पर्टिकुलर सेशन में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. ठीक है, साइंटिफिक टर्म में फोर्स एक बॉडी पे अगर लगता है तो वर्क क्या होता है, उस फोर्स का वर्क क्या होगा. ठीक है, वर्क होता है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट होता है. वैसे अगर फोर्स प्रोड्यूस करता है डिस्प्लेसमेंट विद इन द बॉडी, मतलब कि अगर मैं इस पर्टिकुलर बॉडी पे इधर से फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, तो फोर्स लगाया मैंने यहाँ से, ये मूव किया, तो कितना मूव किया भाई, अपने इनिशियल पोजीशन से थोड़ा आगे चला गया ये, तो ये डिस्प्लेस हुआ ना कुछ, इसका इतना डिस्प्लेसमेंट है. फोर्स लगाओ, ये थोड़ा और आगे चला जाएगा. ठीक है, तो फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, सो दैट्स व्हाई द वर्क इज सेड टू बी डन. ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं होता तो वर्क इज नॉट डन. इन साइंटिफिक टर्म में वर्क तभी होगा जब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, अदरवाइज वर्क डन नहीं होता है. ठीक है, हम एक एक करके एग्जांपल वगैरह भी हम धीरे धीरे और भी पढ़ेंगे. ठीक है, सो एज ऑफ नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स एक वर्क डन भी प्रोड्यूस करेगा एक बॉडी के अंदर. फोर्स का ऐसा यूनिट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जैसे कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन. ठीक है, लास्ट क्लास क्या कहते हैं, प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, ओके, नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन. वर्क डन का एसआई यूनिट होता है जूल, JOULE. अगेन ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है, जूल. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सिंबल J. एंड व्हाट इज CGS यूनिट ऑफ वर्क डन, इट इज ERG, ERG. तो आपको याद रखना है CGS यूनिट और MKS यूनिट, ऐसा यूनिट सिस्टम हम, ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा. ठीक है, CGS सिस्टम में क्या होता है, लेंथ को सेंटीमीटर में रखते हैं, मास को ग्राम में लेते हैं एंड टाइम को सेकंड्स में लेते हैं. ठीक है, सो इसका CGS यूनिट होता है ERG. सो 1 जूल 10⁻⁷ ERG के बराबर होता है. ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है. अगर मैंने कहा 1 जूल 10⁻⁷ ERG के बारे में होता है, तो भाई 1 ERG कितने जूल के बराबर होगा, वो होगा 10⁻⁻7 जूल के बराबर होगा. 1 ERG 10⁻⁻7 जूल के बराबर होगा, क्योंकि ERG छोटा यूनिट है और जूल बड़ा यूनिट है. ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम आगे. ठीक है, लेट अस डिस्कस वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, क्वांटिटी कैन बी ऑफ दो टाइप की क्वांटिटीज हो सकती हैं. कौन कौन सी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज हो गई. ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, ठीक है, विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड. उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता. सो दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज. Okay, and what are vector quantities? Vector quantities are those quantities which are having scalar as well as direction, which are having magnitude as well as direction. Like force एक vector quantity है भाई.
ठीक है, और क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो ये वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क डन हो गया, आपका मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, स्केलर क्वांटिटीज हो जाएंगे। ओके, लेट अस डिस्कस द मैथमेटिकल टर्म्स, हाउ अ वर्क डन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मैथमेटिकल टर्म्स। इस पे आप न्यूमेरिकल भी आएगा आपका, ठीक है। ज़्यादातर इसी एक्सप्रेशन से आपका न्यूमेरिकल आएगा। देखो आप स्लाइड्स में देख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो गया भाई, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैंने फोर्स लगाया इस बॉडी पे और ये इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ आगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट एस है, एस मीटर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्क डन। वर्क डन इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, फोर्स लगाया इस बॉडी पे, ये आगे डिस्प्लेस हो गया, एस मीटर आगे गया, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो गया, एफ इंटू एस, ठीक है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है भाई। देखो मैं तो फोर्स इस पे इधर ही लगा रहा हूँ और ये डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, एंगल देखो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, सपोज करो डिस्प्लेसमेंट इधर डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, इट इज 0 डिग्री, ठीक है। सो हेयर द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री होगा तो आगे कौन क्या क्या इसमें एक्सप्रेशंस आएंगे वो सब हम चीज पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फोर्स की प्रोड्यूस करता है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो सीधा आप एक ही एक्सप्रेशन याद करेंगे, एफ इंटू एस लगा देंगे, तो वर्क डन वुड बी एफ इंटू एस। एग्जाम्पल देखो, इस बॉडी पे 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ मैं, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये आगे गया 3 मीटर, 3 मीटर आगे गया, इट मूव्स 3 मीटर अब, ठीक है। तो भाई वर्क डन कितना हो गया, ठीक है, 10 न्यूटन का आपने फोर्स लिया है, ठीक है, एंड 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो 3 इंटू 10, ठीक है। सो 30 जूल वुड बी द वर्क डन बाय दिस पर्टिकुलर फोर्स, ठीक है। So this is all about work done and its expression. तो in this particular case दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। एंड देन नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन। यहाँ पे फोर्स लिखा हुआ है, द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन होता है, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन। वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होगा भाई, देखो हमेशा तो फोर्स पैरेलली नहीं लगेगा इस बॉडी पे, सरफेस पे, ठीक है। हो सकता है कि एक ये बॉडी रखा हुआ है आपने, ठीक है, यहाँ पे आप फोर्स इस एंगल पे लगाओ आप, ठीक है, इसको ऐसे खींचो, एक ये बॉडी है, ठीक है, इफ दिस इज अ बॉडी, तो इसको आप इस पर्टिकुलर एंगल से इसको खींचो, ठीक है। तो एफ न्यूटन फोर्स से खींचोगे तो खींचने पे ये कुछ आगे जाएगा ऐसे, ठीक है, कंटिन्यूसली खींच भी रहे हो, ठीक है। तो एंगल बिटवीन दिस हॉरिजॉन्टल एंड दिस फोर्स वेक्टर इज थीटा, एज यू कैन सी इन दिस पीडीएफ, ठीक है। ऐसे आप खींचते हो एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल और ये आगे डिस्प्लेस करेगा ना, ठीक है। तो जैसे ही आप खींचोगे थोड़ा और आगे जाएगा। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होता है, आप देखो इस पर्टिकुलर द थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दिस पर्टिकुलर केस द वर्क डन का एक्सप्रेशन जुड़ जाता है, इसमें एक कॉस थीटा एक और टर्म जुड़ जाएगा, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू, वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos theta. This is a most important thing in this particular chapter, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होता है, एंड इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड cos theta, ठीक है। ओके, लाइकवाइज आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये भी पता होना चाहिए, cos 0 डिग्री कितना होता है, cos 0 डिग्री इट इज इक्वल टू 1, cos 90 डिग्री कितना होता है भाई 0, ओके। cos 180 डिग्री कितना होता है -1, ठीक है। लाइकवाइज cos 30 डिग्री कितना हुआ, √3/2, cos 45 डिग्री कितना होगा 1/√2, cos 60 डिग्री कितना होगा, ठीक है, cos 60 डिग्री वुड बी हाफ। तो cos के डिफरेंट वैल्यूज पता होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन एंगल, तभी आप थोड़ा ये पूरा एक्सप्रेशन आप कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एफ एस cos थीटा विच इज वर्क डन का एक्सप्रेशन है, तो आपको थीटा एंगल पता होना चाहिए। ओके, चलो विल मूव ऑन, ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए वर्क डन कब भाई पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एंगल। ठीक है, आप देखो अगर जैसे हम पहले भी एक्सप्रेशन में पढ़ते आ रहे थे, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, दैट मीन्स कि सो द कॉस 0 डिग्री, तो एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स मैं इस पे लगाता हूँ बॉडी पे, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया भाई 0 डिग्री। ठीक है, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, और ये आपको याद रहना चाहिए कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वर्क डन। वर्क डन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब वर्क डन का वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 होता है। तो दैट मीन्स जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तभी वर्क डन मैक्सिमम होता है। ठीक है, और पॉजिटिव भी होगा क्योंकि कॉस दिस इज कॉस 0 डिग्री +1। ठीक है, सो सेम वही पर्टिकुलर केस जो हम पहले कर चुके थे, तो वर्क डन इज इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज मैक्सिमम एंड इट इज पॉजिटिव। देखो ये एक्सप्रेशन फोर्स लगाया, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया भाई 0 डिग्री। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं हम। नाउ दूसरा एक्सप्रेशन देखो आप, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। ठीक है, देखो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, अब पहले तो अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा, हमें पहले तो पता होना चाहिए cos 90 डिग्री क्या होता है 0। ठीक है, cos 90 डिग्री इज 0। तो अगर फोर्स कितना भी लगे एक बॉडी में, ठीक है, और चाहे कितना भी डिस्प्लेसमेंट हो, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो वर्क डन आपका 0 होगा। ये वर्क डन बाय दिस फोर्स मस्ट बी 0। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है, और ये बहुत एक्सप्रेशन भी आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक दो एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि सर्कुलर ट्रैक पे, ठीक है, पहले एक सर्कुलर ट्रैक का देख लेते हैं हम। सर्कुलर ट्रैक में लास्ट क्या कहते हैं, लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक में आपको सर्कुलर मोशन बताया था। सर्कुलर मोशन में एक बॉडी को अगर हम मूव कराएं सर्कल में, ठीक है, अगर सर्कुलर में मूव करता है वो थ्रेड में टेंशन हमेशा इनवर्ड लगता है, एंड दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना वर्क डन करेगा भाई, देखो अगर बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा था, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये सपोज करो सेंटर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नीचे जा रहा है, हमेशा डिस्प्लेस क्या हो रहा है, वो है परपेंडिकुलर टेंजेंट पे है डिस्प्लेसमेंट। टेंजेंट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट विल गिव द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हमेशा द वर्क डन बाय टेंशन और वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन अ सर्कुलर ट्रैक इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो वो भी याद रखना है आपको, सर्कुलर ट्रैक पे वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। और एक और यहाँ पे देख लो एग्जांपल, वर्क डन इन दिस पर्टिकुलर केस इज आल्सो 0। देखो एक ब्लॉक रखा आपने जिसका मास m है, तो भाई वेट तो इसका नीचे लगेगा। ठीक है, अगर ये m मास का आपने ब्लॉक रखा है, मैं अपने पाम पे रखता हूँ, ठीक है, और फोर्स मैं इधर से लगाता हूँ। ठीक है, फोर्स देखो अब इधर देखो, फोर्स मैं लगाता हूँ, ठीक है, अब ये डिस्प्लेस होगा आगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स तो वर्क डन कर रहा है, कैपिटल F तो वर्क डन कर रहा है, विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय F इज कैपिटल F इज F इनटू S। और वेट कितना वर्क डन कर रहा है, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, देखो नीचे लग रहा है ये वेट, और ये डिस्प्लेसमेंट आगे जा रहा है ये। तो डिस्प्लेसमेंट और वेट के बीच का एंगल कितना है भाई 90 डिग्री। ठीक है, देखो ये इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो वर्क डन सिर्फ कैपिटल F फोर्स करेगा, वेट वर्क डन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वेट तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा और ये डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट mg वर्क डन नहीं करता, तो वर्क डन बाय mg इज 0। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कैसे लगाओगे, देखो mg हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स राइट, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो वर्क डन बाय, तो एक्सप्रेशन क्या होगा भाई वर्क डन का, वर्क डन बाय दिस mg, वेट mg क्या होगा एक्सप्रेशन, w इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 डिग्री। फोर्स क्या हो गया कैपिटल M इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया S। Although force are acting and displacement is also there, but the angle between them is 90 degree. So that's why work done by this force is 0. क्यों, क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है,
एम जी इंटू एस इंटू जीरो करूँगा तो मैं जीरो ही आएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय दिस एम जी फोर्स इज जीरो, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो आया ये वर्क डन बाय एम जी है, नॉट वर्क डन बाय एफ है। एफ यहाँ पे वर्क डन बाय एफ, कैपिटल एफ फोर्स कितना होगा, एफ इंटू एस। तो ये आपको पता होना चाहिए ये एक्सप्रेशन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस इज ऑल अबाउट द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, आप देखो एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो। आप फोर्स तो लगा रहे हो बट बॉडी तो मूव ही नहीं कर रहा। जैसे कि आप वॉल को पुश करो, ऑल्दो यू आर अप्लाइंग द फोर्स बट वॉल इज नॉट मूविंग। सो व्हाट डज इट मीन, दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो एक्सप्रेशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ठीक है। तो एंगल की तो बात ही नहीं हुई क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। तो आप डिस्प्लेसमेंट और एंगल के बीच में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कैसे पता करोगे, ठीक है। सो जब आप फोर्स लगाते हो वॉल पे, वॉल अगर मूव नहीं कर रहा तो आप वर्क डन बाय यू इज ऑल्सो जीरो। ऑल्दो मैं कितना भी फोर्स लगा दूं, ठीक है, एनर्जी वेस्ट कर लूं, बट साइंटिफिक टर्म में मैं वर्क डन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल देखो। आप बकेट होता है, ठीक है, बकेट आप पकड़ते हो, ठीक है, होल्ड करते हो, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी, और आगे थोड़ा हॉरिजॉन्टली मूव करो। वेट तो नीचे लग रहा है, ठीक है, वेट तो हमेशा नीचे लग रहा है और आप भी ऊपर में फोर्स इसको होल्ड, सपोज करो ये बकेट है, ठीक है, आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ है और मैं आगे लेके जा रहा हूँ। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आगे जा रहे हो आप, वेट नीचे लग रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट इधर है, ठीक है। तो वर्क डन बाय वेट इज जीरो, ठीक है। वर्क डन बाय मी इज ऑल्सो जीरो, मेरा वर्क डन भी जीरो होगा। ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ बट फिर भी वर्क डन नहीं हो रहा है भाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं फोर्स तो ऊपर लगा रहा हूँ इसको होल्ड करने के लिए, बट डिस्प्लेसमेंट मैं आगे भी जा रहा हूँ ना। तो डिस्प्लेसमेंट और मैं अपवर्ड जो फोर्स लगा रहा हूँ दोनों के बीच की एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन इज ऑल्सो जीरो। सेम इज द केस फॉर पोर्टर, लाइक कूली, सर पे वो अपने क्या कहते हैं आपका लगेज रखते हैं और वो हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, तो वर्क डन बाय पोर्टर इज ऑल्सो जीरो। हम कह सकते हैं वर्क डन, आपने कोई वर्क डन नहीं किया, आप कूली को पैसे मत दो, ठीक है। तो आप बोलोगे कि वो साइंटिफिक टर्म है तो आपने वर्क डन नहीं किया, क्योंकि कूली का वजन नीचे लगता है, ठीक है, वेट वो नीचे ले जा रहा है और कूली अपना अपवर्ड फोर्स लगा रहा है ताकि उस वेट को संभाल सके, ठीक है, बट वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आगे मूव कर रहा है, ठीक है। तो बट तो डिस्प्लेसमेंट और इन दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री हो गया। सो ऑल्दो इट इज ही इज नॉट डूइंग वर्क, ठीक है, इन साइंटिफिक टर्म, बट वो अपना एनर्जी तो वेस्ट कर ही रहा है ना आपके बॉडी लगेज को इधर से उधर ले जाने के लिए, इसलिए आप उसको पैसे दे दोगे, ठीक है। ओके, let us move on to one more angle. If the angle between force and displacement is 180 degree, that means कि आप फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो दैट मीन्स कि फोर्स अगर इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, तभी तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है। सो आपको याद रहना चाहिए cos 180 डिग्री होता है -1 बाई, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, cos 180 डिग्री इज -1, तो -1 तो नेगेटिव यहाँ लग जाएगा। तो हमेशा याद रखना, फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो उस केस में वर्क डन नेगेटिव होता है। देखो कैसे, आप फोर्स लगाते हो एक ब्लॉक पे, ठीक है, इस पे लगाओ फोर्स, तो इसको आगे जाने से कौन रेजिस्ट कर रहा है, फ्रिक्शन। तो हमेशा फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स, इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स। तो फ्रिक्शन तो पीछे लग रहा है भाई, ठीक है, एंड फोर्स आगे लग रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आगे गया, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, फोर्स आगे है, सो द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज नेगेटिव, क्योंकि आगे जा रहा है और ये फ्रिक्शन हमेशा पीछे लग रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, FR इंटू एस, ठीक है, और वो नेगेटिव में, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन मस्ट बी -FR इंटू एस। एक और केस ले लो, टेकिंग द ब्लॉक अपवर्ड, देन द वर्क डन इज ऑल्सो सेड टू बी जीरो। देखो इस ब्लॉक को मैं ऊपर ले जाऊं तो वेट तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट h है, h हाइट पे, तो वर्क डन बाय दिस ग्रेविटी इज ऑल्सो जीरो इन दिस पर्टिकुलर केस। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सम ऑफ द एग्जाम्पल इन विच द वर्क इज नेगेटिव। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है। आपको अच्छा लगा वीडियो तो यू कैन इजीली लाइक इट, ठीक है। तो एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट कि और क्या कहते हैं और क्या आप जानना चाहते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। ओके, टुडेज सेशन इज ओवर, थैंक यू।